हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, डीआरडीओ सेप्टेम 11 का रिक्रूटमेंट आ चुका है। डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश हो चुका है। काफी सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। इस वीडियो में हम लोग हर कुछ डाउट को क्लियर कर रहे होंगे, जैसे कि हमको कितना समय मिलेगा एग्जाम में, आप लोगों के ट्रेड वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप आया नहीं है, किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी आ सकती है यदि हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम 10 से कंपेयर करें। गाइस देखिए, यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें डीआरडीओ सेप्टेम 10 से आप कंपेयर करोगे, काफी ज्यादा संख्या में नंबर ऑफ वैकेंसी को रिड्यूस किया गया है। बिकॉज यदि डीआरडीओ सेप्टेम 10 में हम लोग देखें 1900 करीब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी, उसको रिड्यूस करके 761 पोस्ट निकाला गया है, जो कि काफी ज्यादा कम है। यदि हम स्पेशली देखें आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, जहां पे टेक्नीशियन ए पोस्ट की वैकेंसी सेप्टेम 10 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 800 प्लस थी, 800 प्लस थी, उस वैकेंसी को रिड्यूस करके 200 कर दिया है, यानी कि 1/3 वैकेंसी है। और अभी तो यहां पे ट्रेड वाइज ब्रेकअप नहीं आया। हालांकि हम देखेंगे कि किस किस ट्रेड का कितना वैकेंसी हो सकता है। डीआरडीओ सेप्टेम 10 में कौन कौन से ट्रेड में नंबर ऑफ वैकेंसियां ज्यादा थी, अभी हमारा क्या वैकेंसी ब्रेकअप हो सकता है, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप लोग ये अनुमान लगा सकते हो कि आपके हिस्से में कितनी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, यहां पे मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये डीआरडीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे नंबर ऑफ फॉर्म काफी ज्यादा अप्लाई होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स एक दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे, कहीं ना कहीं डीआरडीओ वैकेंसीज आई है, वो भी इस डायरेक्शन में मुड़ने वाले हैं। तो यहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। इस कंपटीशन को कैसे बीट करना है, स्टडी की क्या स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा, तो सभी कुछ जो भी डाउट आप लोगों के मन में इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, मैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। ऑफरिंग में यदि आप लोग देखोगे, वैकेंसीज में देखोगे, सेप्टेम 11 एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन बी एंड टेक्नीशियन ए, इस वैकेंसी को आज की डेट यानी कि 4 दिसंबर 2025 को पब्लिश कर दिया गया है। इसके जो टेंटेटिव ऑनलाइन अप्लाई की लिंक है वो 9 दिसंबर इन्होंने बोला है कि हम लोग 9 दिसंबर से आपके अप्लाई ऑनलाइन की लिंक को ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देंगे, जहां पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उस लिंक के थ्रू अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 9 दिसंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। 9 दिसंबर के पहले ही इनका एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा, जहां पे पूरी वैकेंसी ब्रेकअप या फिर ऑल जो भी रूल रेगुलेशन रिजर्वेशन से रिलेटेड या ऑल इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम सेप्टेम 10 के अकॉर्डिंग पहले ही ऑल इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनके रूल रेगुलेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज इट इज सेम रहने वाला है। केवल नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्रेकअप आपका अलग होगा, लेकिन फिर भी कई हद तक हम आइडिया लगाएंगे किस वैकेंसी की कितनी, किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी हो सकती है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 होना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक इन्होंने 31 दिसंबर 2026 यहां पे लिख दिया है, तो ये भी करेक्ट होके कहीं ना कहीं आ जाएगी। अब इसका जो शॉर्ट नोटिस है, यहां पे आप लोगों को शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाता है। इस शॉर्ट नोटिस को मैंने पीपीटी में लगाया हुआ है, सो दैट कि मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से है। और डीआरडीओ की यदि बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यहां पर रेगुलर बेसिस पर यह वैकेंसी है, परमानेंट बेसिस पर आप लोगों की भर्ती है। डिफेंस, सिविलियन डिफेंस के अंतर्गत जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिलती है इस जॉब में आप लोगों को वो देखने को मिल जाएंगी, चाहे वह कैंटीन कार्ड फैसिलिटी हो, सीजीएचएस फैसिलिटी हो, या फिर अदर जो भी चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशनल अलाउंस वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज जॉब में आपको देखने को मिल जाएंगी, नो डाउट। यहां पे देखिएगा, यदि हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, इसके अंतर्गत दोनों पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे सीनियर टेक्नीशियन भी हो या टेक्नीशियन है, टोटल वैकेंसी 764 निकाली गई है। यहां पे यदि सीनियर टेक्नीशियन बी की बात करें, यह वैकेंसी 761 निकाली है, और इससे पिछले वाला जो रिक्रूटमेंट था वहां पे लगभग 1000 प्लस वैकेंसी इन्होंने निकाला था, तो यहां पे भी हाफ वैकेंसी कहीं ना कहीं कर दिया है। एंड आईटीआई स्टूडेंट्स को यदि हम लोग देखें, टेक्नीशियन ए की वैकेंसी, इसको 203 वैकेंसी कर दिया है, और इससे पिछले रिक्रूटमेंट में लगभग 800 प्लस वैकेंसी थी, तो लगभग 1/3 जो है कहीं ना कहीं कर दिया है। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी ज्यादा वैकेंसी रिड्यूस है। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। एज लिमिट की यदि बात करें, 18 से 28 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो आप लोगों को 3 ईयर का छूट मिल जाएगा, यानी कि आप लोग 31 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। एंड यदि आप
ओ SC ST कैंडिडेट हो तो आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, आपको जो है कैटेगरी बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। यदि टेंटेटिवली इन्होंने बोला है कि हम 9 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको आप DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। इन्होंने आपको एडवाइस दी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप लोगों की वैकेंसी लाइव होगी, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक एक्टिव होगी, उससे पहले आप लोगों के पास में वैलिड ईमेल आईडी, फोटो आईडी, ये सारे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं आपको रखना है, सो दैट कि आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सको। अब यहां पे बात आती है DRDO सेप्टेम 10 की। कितना समय DRDO सेप्टेम 10 ने एग्जाम कंडक्ट करने तक लिया था, जिससे कि हम आइडिया लगा सकें कि हमको प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कितना समय हमको मिल सकता है और उस समय में हमको कैसे प्रिपरेशन को करना है। समझिएगा, देखिए सेप्टेम 10 की जो वैकेंसी थी 2022 में निकाली थी। 23 सितंबर 2022 को ये वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था। यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, इनका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो लास्ट दिसंबर में हुआ था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि 90 डेज का समय आपको मिल सकता है। ये 90 डेज की जगह आपका 80 डेज हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है कि 90 दिन से ज्यादा का समय आपको DRDO दे। यानी कि सेप्टेम 11 का जो आपका एग्जाम पेपर है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है, आप लोग मान के चलिए कि अभी आपकी वैकेंसी आई है तो दिसंबर पूरा मंथ, जनवरी पूरा मंथ और फरवरी लास्ट वीक तक कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं, बिकॉज DRDO लगभग 3 मंथ में प्रोसेस करके अपना जो है एग्जाम कंडक्ट करने की कोशिश करता है। ये एक टेंटेटिव है, लगभग 3 मंथ में आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है उस चीज को भी हम लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां पे यदि हम लोग बात करें इससे पिछली जो वैकेंसी थी उसमें किस किस ट्रेड की कितनी ज्यादा वैकेंसियां निकाली थी, कौन कौन सी ट्रेड की पॉपुलर यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसियां ज्यादा थी। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ए पोस्ट यानी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए। यदि देखा जाए तो यहां पे देखिए क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं, फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने यदि अपने ट्रेड से ITI करी हुई है आप यहां पे अप्लाई कर पाओगे, यानी कि 10वीं कक्षा पास है और आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है अपनी ट्रेड का, तो आप अप्लाई कर पाओगे। यदि आपने फिटर से ITI किया है, फिटर में अप्लाई कर पाओगे। टर्नर से किया है, टर्नर में। ऑटोमोबाइल से किया, ऑटोमोबाइल में। वेल्डर से किया, वेल्डर में। इलेक्ट्रीशियन से किया, इलेक्ट्रीशियन में। तो यहां पे कोई भी अदर एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, अप्रेंटिसशिप की नीड नहीं है, केवल और केवल आपने ITI NCVT से कंप्लीट किया है, आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि यहां पे ये पिछला DRDO सेप्टेम 10 का मैं दिखा रहा हूं, अभी हमारा DRDO सेप्टेम 11 का वैकेंसी ब्रेकअप नहीं आया, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो कोपा की पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 139 थी। अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ही आपकी ये मान के चल सकते हो कितनी है, 203। पिछले रिक्रूटमेंट में ओनली कोपा की वैकेंसी 139 थी, ओनली 1 ट्रेड की। उसके अलावा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की देखोगे 35 वैकेंसी थी, यानी कि जो पॉपुलर ट्रेड है इस बार भी इन ट्रेड की वैकेंसियां अदर ट्रेड से ज्यादा रहने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें लगभग 106 पोस्ट थी। इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें 113 पोस्ट के लिए निकाला था। फिटर की बात करें 127 पोस्ट के लिए निकाला था। तो कोपा और फिटर इनकी वैकेंसी थोड़ा सा हायर साइड रहेगी, लेकिन चूंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 203 है तो हायर साइड भी जाएंगे तो हमारे हिस्से में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यदि फिटर की बात करें तो नहीं लगता कि 50 पोस्ट से ज्यादा हम लोगों को शायद ही देखने को मिले, क्योंकि अदर ट्रेड की भी वहां पे वैकेंसी इंक्लूड रहेगी। समझ रहे हो? जबकि अदर देखो अभी क्या है ना, आपके पास में मैं आपको बार बार इस बात से सजग करते आ रहा हूं कि ITI स्टूडेंट्स के लिए अभी मल्टीपल रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। चाहे हम इसरो की बात करें, आपकी वैकेंसी आई हुई है, चाहे हम बात करें मॉइल की वैकेंसीज आई हुई है, BHEL के आप लोगों के एग्जाम्स पेंडिंग है जो री एग्जाम्स होना है, तो मल्टीपल आपके पास में एग्जाम है। अब इस कंडीशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां ना कहीं ट्रैप में नहीं फंसना है। हालांकि चाहे आप इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो,
डीआरडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएचईएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो ट्रेड का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम होता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, या आपको कोई बोलता है कि नहीं वो बहुत ज्यादा अलग है उसके लिए ये करना है, तो ये फालतू अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है। आपको जो स्टडी मटेरियल बताया गया है मेरे द्वारा एग्जैक्टली उन चीजों को फॉलो करना है, बस जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उस चीजों को समझना है और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, दैट्स इट। चाहे आप डीआरडीओ का पेपर दो, इसरो का पेपर दो, मॉइल का पेपर दो या अदर डिपार्टमेंट का पेपर दो। बात आती है नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में यदि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की हम बात करें तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सभी पेपर में आईटीआई लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहते हैं, तो वहां पे भी किसी अदर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमको उस डिपार्टमेंट के पेपर को समझने की आवश्यकता होती है। हल्का सा ट्विस्ट रहता है, जैसे कि इसरो में थोड़े से प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, डब्ल्यूसीएस के फिजिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। डीआरडीओ में बात करें नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा रेलगाड़ी के क्वेश्चंस या उस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। बहुत सारे लोग कोर्सेज का भी जिक्र कर रहे थे, कोर्सेज कब आएगा डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का। डेफिनेटली हमारे कुछ कोर्सेज जैसे कि फिटर का कोर्सेज अभी एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है, जिसकी लाइव क्लासेस भी जो है काफी जल्दी चालू हो जाएंगी। अभी एडमिशन आप लोगों के चालू हो चुके हैं। एंड टर्नर एंड मशीनिस्ट का भी काफी जल्दी जो है लाइव होने वाला है, और अदर ट्रेड का भी जो है आप लोगों का लाइव हो जाएगा। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली वहां जाके इनरोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो समझने की बात क्या है कि हमने ये चीज तो समझ ली, अब यहाँ पे धोखा क्या हो जाता है, देखो मैं क्यों गाइड कर रहा हूं, एक चीज समझिएगा, डीआरडीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पॉपुलरिटी बहुत है, और उसकी पॉपुलरिटी होने का रीजन था बिकॉज इससे पहले जब सेप्टम की वैकेंसी आती थी उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा होती थी। उस कंडीशन में क्या होता था, जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो उसके नंबर यदि कम भी आ रहे हैं, चूंकि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाता था, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन क्या अभी वो चीजें यहां पे एप्लीकेबल हो रही हैं? तो आप देखोगे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। ओनली 200 पोस्ट है टोटल टेक्नीशियन ए पोस्ट की। तो आप समझ सकते हो कि जो अदर डिपार्टमेंट की महत्व तो है, जैसे कि इसरो की वैकेंसीज है, बीएचईएल में अच्छी संख्या में नंबर ऑफ वैकेंसीज है, स्टेट लेवल पर उत्तराखंड में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, या मध्य प्रदेश एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाने की जरूरत है। क्या जो पॉपुलर है उन चीजों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है? उसमें तो लगाना ही है, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो दूसरे की नहीं होगी, समझ रहे हो ना? तो मेरा कहने का मतलब है केवल आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। फाउंडेशन मजबूत हो गया, कोई भी पेपर दोगे मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। यदि फाउंडेशन मजबूत है, आपके पैटर्न ही उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। तो यहां पे ये चीज समझिएगा, मशीनिस्ट में 89 पोस्ट थी, इस बार कहीं ना कहीं 39, 38 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लगभग जो है 1/3 वैकेंसी आप लोगों की हो सकती है। टर्नर की पिछली बार 45 पोस्ट थी, कहीं ना कहीं 20 पोस्ट के आसपास के चांसेस नजर आते हैं, उससे ज्यादा दिखाई नहीं देता कि वैकेंसी हम लोगों को मिलेगी। वेल्डर की बात करें, पिछली बार 50 पोस्ट थी, कहीं ना कहीं हाफ हो सकती है, वेल्डर की डिमांड भी रहती है, हो सकता है वेल्डर में थोड़ा सा वेटेज इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये चांसेस बन सकते हैं। ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन ये श्योर शॉर्ट है कि जो पिछली बार हमको वैकेंसी मिली थी उतनी वैकेंसी आपके पास में नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी आपको। यानी कि यदि थोड़ी भी चूक हुई मतलब कहीं ना कहीं आपसे अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। अब समझिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट, क्या सर मैंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यहां पर इनका क्या शर्त होता है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। आपको हर एक फॉर्म को सेपरेटली बेसिकली फिल करना है। साथ साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और एग्जामिनेशन में भी डिफरेंट एग्जामिनेशन हो सकता है, सेम डे हो सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि अलग अलग दिन में ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। यदि आपने डिप्लोमा भी किया है तो सीनियर टेक्नीशियन बी में भी अप्लाई करिएगा, और आईटीआई डिप्लोमा दोनों किया है, मतलब टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन भी, दोनों में सेपरेटली फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आपको अलग अलग एग्जाम देने का मौका मिल जाता है। ये इसलिए लिख के रखते हैं, कई दफे इनको एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट में कुछ इशू है या उस कंडीशन में सेम डे हो जाए किसी रेयर केस में,
तब जो है आपको एक ही एग्जाम चुनना होगा, बस इतना ऐसा रिस्क रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरल केस में दोनों पोस्ट का अलग अलग डे में कहीं ना कहीं ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है सिलेबस की। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। हम बात कर रहे हैं सीनियर टेक्नीशियन बी की। पहले ये डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है, इसमें क्या कुछ रहता है देखिए। पहले आपका सीबीटी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इस स्क्रीनिंग एग्जाम में ये कॉमन होगा, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए। इसमें आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से रिलेटेड होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस, इन सब से मिला के 120 प्रश्न होंगे। 120 नंबर के 90 मिनट का समय आपको मिल रहा होगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो है वो सीबीटी होगा, आपके सिलेक्शन का टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट। आप जिस भी डिसिप्लिन में हो, मैकेनिकल में हो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल में हो इलेक्ट्रिकल के आएंगे, यहां से आपका सिलेक्शन हो। देखिए यहां पे जो स्क्रीनिंग है इसका भी महत्व है, क्योंकि 1:8 के रेशो में कहीं ना कहीं ये सिलेक्ट करेंगे सेकंड सीबीटी के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यहां पे आईटी स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहां पे आपका कैसा क्वेश्चन पेपर रहता है उसको समझिएगा। देखिए टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं 120 प्रश्न, और इसको हल करने के लिए जो समय मिलता है वो 90 मिनट मिलता है। इससे पिछली बार भी ये देखा गया था कि स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी थी वो टाइमिंग की डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी थी कि सर 90 मिनट में 120 प्रश्न को हल करना थोड़ा सा हमारे लिए टास्क है। और ये टास्क इस बार और ज्यादा बड़ा बनने वाला है जब एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का इस्तेमाल करना है। कहीं हमारा एक क्वेश्चन में ही 1 मिनट से ज्यादा समय तो नहीं जा रहा, बिकॉज पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। तो ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी है लेकिन मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट में फेल हो जाऊं। तो उस चीज को चेक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। मॉक टेस्ट भी आप लोगों के कोर्सेज में इंक्लूड है, जैसे कि पिछले डीआरडीओ सेप्टम 10 में इंक्लूड थे, एज इट इज यहां पे भी आपके इंक्लूड रहेंगे। कुछ भी अलग से चीजें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल A to Z यानी कि 100% सिलेबस आपके कोर्सेज में ही कवर किया जा रहा होगा, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। समझिएगा इसमें क्या रहेगा, आपका जो पेपर होगा 120 प्रश्न का होगा, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए रहेगा 40 नंबर का, और इस 40 नंबर में आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। ये 40 प्रश्न होंगे, यानी कि आप मान सकते हो कि 10 नंबर मैथमेटिक्स का, 10 रीजनिंग का, 10 जनरल नॉलेज का, 10 इंग्लिश का, 10-10 नंबर का सारा सेक्शन समथिंग रहता है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है, कोई सा सब्जेक्ट 8 का दे दिया तो कोई सा 12 का दे दिया। यहां पे इस तरीके से टोटल 40 प्रश्न होंगे, और ये 80 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे स्पेसिफिक ट्रेड से। आपने जिस भी ट्रेड में, जिस पोस्ट में अप्लाई किया उस ट्रेड से रिलेटेड। यदि टर्नर में अप्लाई किया है तो टर्नर से रिलेटेड, फिटर में अप्लाई किया है तो फिटर से रिलेटेड, मशीनिस्ट में अप्लाई किया है तो मशीनिस्ट से रिलेटेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे फंसे हुए हैं। ये जो आपका ट्रेड स्पेसिफिक है, इसमें केवल ट्रेड थ्योरी नहीं रहता है। मैं बार बार क्लियर करता हूं, आप किसी भी डिपार्टमेंट की टेक्निकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ट्रेड थ्योरी के अलावा WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इन डेप्थ कवर करना जरूरी है। WCS में स्पेशली फिजिक्स वाले पोर्शन को काफी महत्वपूर्ण है। WCS का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपके जनरल पार्ट में, जो जनरल एप्टीट्यूड आना है 40 मार्क्स में 10 नंबर का, वहां पर भी पूरी पूरी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन या आप लोगों के जो भी टॉपिक्स हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो वो सारे टॉपिक वहां पे भी आपके अप्लाई होते हैं। और टेक्निकल एग्जाम में उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करता है जो आपके WCS में आते हैं। उसके अलावा यहां पे ध्यान रखिएगा, अभी आपके सिलेबस को रिवाइज किया है। यदि ट्रेड स्पेसिफिक सिलेबस की हम लोग बात करें उस कंडीशन में, मशीनिस्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स को यह चीज क्लियर होना चाहिए कि आपका सेपर मशीन जो है वो आपकी हटा दी गई है, और भी काफी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। जैसे कि फिटर में कुछ समय के लिए हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर ऐड था, अभी हाइड्रोलिक न्यूमेटिक चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आपका समय कीमती है,
तो आपको केवल उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। जो लेवल 4 का आपका सिलेबस है उस सिलेबस को इन डेप्थ कवर करना है। एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी अदर कोर्सेज की एक सीरीज में आप लोगों की चला रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उससे आंखें खुली होंगी, आप लोगों की वास्तव में कंटेंट क्या है, किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, कैसे क्वेश्चंस पेपर को टैकल करना है, कैसे क्वेश्चंस उस एक छोटी सी लाइन से आ सकते हैं, वो चीजें आपको अभी जो है कहीं ना कहीं समझ में आ रही होंगी। तो ये मुझे उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रकार आपके टोटल 120 प्रश्न होंगे। अब यहां पे समझिएगा सेकंड स्टेज आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट के लिए जो कॉल किया जाता है वो 1:8 के रेशो में कॉल किया जाता है। तो एग्जाम थोड़ा भी अच्छा चला जाता है, ट्रेड टेस्ट तक स्टूडेंट्स आ जाता है, तो ये मत समझिएगा मैं ट्रेड टेस्ट में आ गया। आप ट्रेड टेस्ट में कब आओगे? अभी तो ट्रेड टेस्ट में आना भी काफी मुश्किल होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज 200 है। तो इसके 8 टाइम यानी कि लगभग 1600 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। उस 1600 में से आप समझ रहे हो कि 1400 स्टूडेंट्स तो बाहर ही होना है। तो इस चीज को समझिएगा कि हमको स्टैंडर्ड सिलेबस से, देखो 2-3 चीजें आपको फॉलो करनी है, बाकी आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, ये दिल से गाइडेंस है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों का फायदा होगा यदि आप इन चीजों को समझोगे। उस कंडीशन में आपको अपने स्टडी मटेरियल को स्टैंडर्ड रखना है। फालतू बुक्स, फालतू स्टडी मटेरियल से केवल और केवल टेक्निकल में कंफ्यूजन पैदा होगा और आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे और आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं उलझा लोगे। नंबर 1 रूल, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज जो मैंने बोला कि इंजीनियरिंग ड्राइंग WCS को इग्नोर मत करिएगा। यदि 2, 3, 4 क्वेश्चंस भी वहां से आप एक्स्ट्रा कर देते हो, जो अगला स्टूडेंट्स नहीं कर रहा वही आपको आगे लेके जाएगा। नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इस तरीके से आता है, सिंपल 10th स्टैंडर्ड लेवल होता है। बहुत ज्यादा डीप उलझन वाले क्वेश्चन में नहीं जाना है, लेकिन कोई भी टॉपिक को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कंप्लीट करना है। यहां पे जो क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, बेहद सिंपल टॉपिक आएंगे, लेकिन हर एक टॉपिक आपको टच होना चाहिए, जब भी आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। और विकास सर बहुत अच्छे तरीके से उसमें माहिर है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बेसिक से आप लोगों की चली रही है क्लासेस, तो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप इस बात से निश्चिंत रहिए पूरी गाइडेंस में कि क्या जरूरी है आपके लिए, वही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो वो चीजें कहीं ना कहीं चली रही। तो मुझे उम्मीद है कि इन चीजों का आप ध्यान रखोगे और इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। तो वही चीज है कि एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक सटीक डायरेक्शन में सही स्टडी मटेरियल से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जब भी आप कहीं ना कहीं पेपर निकाल पाओगे। जैसे पिछली बार हमने क्या देखा था, पिछली बार दिक्कत क्या हुआ था, पूरी निमी क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर दे दिया था। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं जो ऑलरेडी बुक्स में है। देखिए डिफरेंट एग्जाम सेंटर आपको मिल जाते हैं, तो जब आप अपने फॉर्म को फिल करोगे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन होंगे अपने एग्जाम सेंटर को चूज करने के लिए। तो आपको कहीं अलग सिटी में अपने एग्जाम को देने के लिए नहीं जाना है, आपको अपने नियरेस्ट ही एग्जाम सेंटर मिल जाएगा जहां आप अपने एग्जाम को बेसिकली दे पाओगे। राइट, साथ साथ में आपका जो कोर्सेस है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर आ चुका है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, यानी कि आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो ऑल कोर्सेस हैं वहां पे आपका अभी 5% का कूपन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे वहां पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, जहां पे लगभग 3 डेज के लिए ये ऑफर है। फर्स्ट लगभग 100 स्टूडेंट्स को ये मिलने वाला है, सो दैट कि अभी आप ज्वाइन करते हो तो मिल जाएगा। टर्नर मशीनिस्ट में भी आपको मिलेगा, जो आज नाइट तक में भी कोर्सेस आपके लाइव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। एंड ध्यान रखिएगा, एक एक चीज वहां पे स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, दिल से करा रहे हैं, तो फोकस करके यदि प्रिपरेशन करते हो तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि अगली बार कमेंट में आपका कमेंट आए कि सर DRDO में हो गया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।